दे रही थी। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं जरा बेकरी से कुछ ले आऊं। इरम झपट कर बाहर कड़प की। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थप्पड़ अंदर आया, मगर इतनी सर्दी में सर्च पीने का अपना ही मजा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी। ठंडी हवा ने सबको घेरा हुआ था। इरम खासी कॉम्प्लेक्स लगती है ना? इरम दूर हो गई तो ज़ारा इसकी तरफ मुड़ी। और तुम इसके कॉम्प्लेक्स को हवा दे रही हो। वो उल्टा इसी पर खफा हुई। फुरकान सिर्फ स्काफ की सख्ती करते हैं, वो बस इसी बात पर खुद तरसे का शिकार है और तुम भी इसके साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी, अब इसको भी यही समझाना है कि ख्वाम का खुद तरसी से निकल आए। बेटर हाथ में कार्ड पकड़े है की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछले साल यूनिवर्सिटी वाले ने हमें तुर्की की ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में आकर सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर याद करने लगी। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, सोचा भी ना था कि कभी जा सकूंगी। इसकी आवाज़ में इस झरने की खुशी इधर आई थी। ज़ारा और वो LLB के 5 साल में थी। इनका 7वें सेमेस्टर का दरमियान था जब यूरोपियन यूनियन के स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोपीय और एशियाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो इसको तुर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा। फिर एक हिस्पानवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई किया। हालांकि सबांजी ने इसका इंतखाब कर लिया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके इसको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहाँ इसके मज़ामीन तैनात थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। सिर्फ 5 माह के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी मजमून पढ़ सकती थी। फिर पाकिस्तान वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा है, कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हम सफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। हम सफ़र कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़के सबांजी जा रही हैं और फिर हम ठहरी वुमन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली वो खतीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है। इससे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो है ने शीशा नीचे किया। नहीं, खतीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। इसने स्लश के ग्लास पकड़े। ज़ारा का इसको थमाया, इरम का डैशबोर्ड पर रखा। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना भूल गई। इस केलम में न रहा दफ्तन। ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है, 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो स्लश का गिलास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई है। अपने गिलास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंड स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दूर दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माय ब्यूटी। कोई एकदम से इसके बिल्कुल करीब आकर रुका। वो डर कर उछली। ज़रा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा चेहरा, आई शैडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जूड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनियो, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, डोली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सिरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। इसे कराहियत सी आई। अच्छा सोनियो, ज़रा बात तो सुनो। इसने अपना चेहरा और झुकाया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, हया ने सर्च का भरा गिलास इसके मुँह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ मुँह पर गिरी तो वो बिलबिला कर पीछे हुआ। इसने फुर्ती से शीशा ऊपर किया। सोनो जी। वो मुस्कुरा कर चेहरा साफ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से इसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कब पाते हाथों से इसने अंगीशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने दरवाजे के सामने गाड़ी रोककर पीछे मुड़कर देखा। 2 दरख्तों के पास डोली नामी ख्वाजा सिरा अभी तक वहीं खड़ा था। वो इसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नजरों से इसे देख रहा था। इसे बेख्तियार झुरझुरी आई। कहाँ रह गई हैं दोनों? इसने झुंझला कर हॉर्न पर हाथ रख दिया। फिर गर्दन मोड़कर देखा। वो अभी तक इसी को देख रहा था। इरम ज़ारा को ड्रॉप करके अपने कमरे में आई। डिनर का वक्त होने वाला था। इसने कपड़े भी डिनर की मुनासबत से पहने थे, मगर जूस छलकने की वजह से ज़रा दाग पड़ गया था। इसने जल्दी से इतना दुपट्टा धोकर इस्त्री किया और इसे रह रहकर वो ख्वाजा सिरा याद आ रहा था। इस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। इस ख्वाजा सिरा की निगाहें और अंदाज इसको फिर से झुरझुरी आ गई। फिर जब वो अपनी तैयारी से मुतमईन होकर बाहर रहे तो दरवाजे के बाहरी पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर वो सफ़ेद अधगुले गुलाबों का बुके बड़ा था। साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई। लिफाफा खोला जिस पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। अंदर वही सफ़ेद बेसतर चौकोर कागज़ था। इसके वस्त में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। इसने लिफाफा पलट कर देखा। इस पर और कुछ नहीं लिखा था, बस लिफाफा पर गुज़िश्ता रोज़ की मोहर लगी थी। कौन था और क्यों इसे फूल भेज रहा था? वो खतर वो के कमरे में रख कर नई सिरे मामले सोचती बाहर आ गई। फुरकान के घर खूब चहल पहल थी। सब कज़न लाउंज में बैठे थे। एक तरफ खवातीन खुशगप्पी में मसरूफ थी। मर्द हज़रात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। इसके खानदान में कज़न की बेतकल्लुफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। फुरकान तमाम बहन भाई में बहुत सख्त थे और उनकी सख्ती सिर्फ इल्म के स्काफ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने तक थी।
इरम और बाकी कजन्स भी घर के कजन के अलावा लड़कों से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी वुमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरा चर्चा और खुद सलमान साहब अपने बच्चों की शादियां मिक्स गैदरिंग में करेंगे। इनका खानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो लोग 3 भाई और 1 बहन थे। तैफुर खान सबसे बड़े, दाऊद, फर्क, अरियम और समी इनके बच्चे थे। फर्क मेडिकल कर चुका था और आजकल पॉली क्लिनिक में हाउस जॉब कर रहा था और हया से 3 साल बड़ा था। और समी फर्क से साल भर छोटा था और एमबीए करके जॉब कर रहा था। सबसे बड़े दावर की शादी हो रही थी। फुरकान साहब के बाद सलमान थे। इनकी एक ही बेटी हया और बेटा रुहेल था। रुहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिर चचा थे। इनकी बड़ी 2 जुड़वा बेटियां महविश और सैरिश थी। फिर बेटा रजा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना ए लेवल कर रही थी। इस वक्त रुहेल के अलावा जो कि अमेरिका में था और दाऊद के जो ड्राइंग रूम में था, बाकी सब कजन लॉन्च में बैठे थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। ईरम ढोलक बजा रही थी। इसका दुपट्टा सर से ढलकर कंधे पर आ गया था। अगर अभी ताया यहाँ आ जाता तो फौरन दुपट्टा सर पर ले लेती। जो महविश सैरिश के साथ सर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे इन पर फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन, वो सीने पर हाथ बांधे चलते हुए करीब आकर रुकी। सबकी नजर इस पर रुकी। सफेद चेहरे के इर्द गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन कि उठी निगाह में स्ताइश उभर आती। हया कैसी हो? इन लड़कों को हराते हैं, बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें से टकराएं। इसने कंधे झुकाकर कहा, पहले मैं साइमा ताई की किचन में मदद करूंगी। इसने इरम की अम्मी का नाम लिया था, जिन्होंने इसको आता देखकर फ्रंट किचन का रुख किया था। साइमा ताई ने किरण इसको नहीं देखा था, वरना फौरन बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो बकौल इनके हया थी। साइमा ताई के पीछे दाहिद चचा की बेगम आबिदा चुच्ची भी किचन में चली गई। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम अकेले ही बैठी थी। अम्मा मैं ज़रा ताई की मदद करवा दूँ। इनको अपनी तरफ देखता पाकर इसने कहा तो उन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो मुतमईन से आगे बढ़ गए। वो राहदारी से गुजर के किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी साइमा ताई की तेज़ आवाज़ इसकी समाज से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं ना, ये सारे ढंग किसके लिए हैं? एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही हैं? तभी मैं कहूँ, भाभी ये रज़ा क्यों हर वक्त हया करता रहता है? ये आबदा चच्ची थी, वो इसके बारे में कह रही थी। पिछली दफ़ा जब हम सलमान भाई की तरफ आने पर गए तो किस तरह नुक्सक सी तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फन आता है। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने। और फुरकान ने वो तो आड़ ही गया था कि शादी करूंगा तो हया से। मगर जब फुरकान सख्ती की कि ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत खराब नहीं करनी, तब कहीं जाकर माना। और अब ये फ़र्क को पता नहीं क्या हो गया है कि क्या करूँ इस लड़के का। अब वो फिर किल काउंटर्स लेस होकर आ जाएगी और इसके जाते ही फ़र्क जिद लगाकर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी है। मजाल है घर से बाहर सर पर दुपट्टा ले बगैर निकले। साइमा ताई बहुत फख्र से कह रही थी और वो धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। इस लगा कि इसने मज़ीद कुछ सुना तो इसके साथ जवाब दे जाएंगे। बदबख्त अपने वजूद को संभालते हुए वापस मुड़ी। किस बात पर हंसते हुए फ़र्क की निगाह इस पर पड़ी तो इसकी राहदारी से आता देखकर इसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराए। बहुत मुनासिबत से शक्ल सोच का फ़र्क और टफ प्रोटीन की वजह से इसका रंग मजीद सांवला हो गया था। मगर मसला इसकी वाजिबी सूरत और है कि बेपर्दगी का नहीं था। असल बात सब जानते थे। तो फिर रज़ा फ़र्क ने ऐसा सोचा भी कैसे? एक्सपर्ट निगाह फ़र्क पर डालकर सोफे पर फातिमा बेगम के साथ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो बदख्त खुद को नाअमल कर पाई। वो मुतमिन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुँह न सकता था। और फुरकान ताया कि वो तो बड़ी बेटी थी, मगर इनके दिल में ऐसे ख्यालात थे ये वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो भी फ़र्क के रज़ा ने भेजे थे। मगर जब पहली बार इसको फूल आए थे तो फ़र्क शहर से बाहर था और रज़ा इस्लामाबाद में ही था। मगर इनमें से किसी को इसकी जुबानी सिलेक्शन का पता नहीं था। शायद जब वो ज़ारा को बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था, इसने खिड़की की बाहर से सारी बात सुन ली थी और उसने फूलों के साथ खत लिख कर रख दिया होगा। मगर कोरे पर तो एक दिन पहले की मोहर लगी हुई थी। शायद इसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की होगी। मगर इस तरह के झमेलों में फ़र्क और रज़ा जैसे जॉब वाले मसरूफ़ बंदे के पड़ेंगे भला। इसका दिल कह रहा था कि फूल बेचने वाला कोई और ही है। खैर दफ़ा कोरियर भी है। इन दोनों का दिमाग तो मैं भी ठीक करती हूँ। दिल्ली से उठकर लड़कियों के ग्रुप की तरफ चली गई। इरम, इसने अपने मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ बांधते हुए इरम को मुखातिब किया। तसब्बुर करके देख लें, क्या तुम लोगों ने सबीन पप्पू को शादी का कार्ड भेजा था? तुर्की खनकियों से इसने फ़र्क और रज़ा के चेहरे को मानत पड़ता देखा। सलमान चाचा को कार्ड दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा। और सबीन पप्पू को अब्बू ने फ़ोन करके कह दिया था कि क्या सबीन पप्पू आएंगी? आना तो चाहिए, करीबी रिश्ता है, तुमसे ना सही हमसे तो है।
اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فرق اور رضا پر ایک نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پھیکے پڑے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو۔ ارم تم نے ٹیبل پر خیال رکھنا ہے، جیسے کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو سفر کک کو آواز دے دینا۔ ٹھیک، شیور تائی، میں خیال رکھوں گی۔ وقت مسکرائی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی پلیٹوں کو میں کھانا نکال رہی تھی۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور طاہر فرقان کی طرف آئے جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، طاہر فرقان مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی، بال روبی چہرے پر مونچھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ ان کے ہولر جیسی تھی۔ ابا آپ بھی نہیں لینا؟ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچے سے سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کرواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچہ پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کا لہجہ میں کاٹ سے جو ہے کلیں نہیں تھی۔ اب بس سبین پھپھو شادی پر آئیں گی، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا تھا تو آج آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے ہو، وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان طائی بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان، کیا ہوا؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے ہوئے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس طرح نہیں کیا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جھکاتے کان ان دونوں کی باتوں کی طرف تھے۔ حیا کے لیے لوگاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان طائی ششدر رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں ایسے پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر سلمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟